हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी पाठशाला 1998 में। तो वीडियोस के रेगुलरली सेशन के चलते आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं साइंस के फर्स्ट लेसन, फिजिक्स का फर्स्ट लेसन लाइट के बारे में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो उसमें मैंने प्रकाश से संबंधित कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन के लिए तल कैसे आवश्यक हैं, उसके नियम कैसे हैं, क्या क्या और प्रकाश को और किन नामों से जानते हैं, उसके क्या नियम हैं। कुछ इसी तरह के टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं। और सेकेंडली आज के इस पार्ट 2 में, लेक्चर 2 में पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हम लोगों ने इसके पीछे वाले सेशन में कंप्लीट नहीं किया था। पूरा बड़ा लेंदी सिलेबस है आपका, लेंदी लेसन है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था लेसन। तो उस जो बाकी बचा हुआ पार्ट है हम इसमें देखेंगे, और फिर जो बचेगा उसको नेक्स्ट में देखेंगे। तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बस खाली रेगुलरली आप हमारे साथ बने रहिए। डे बाय डे का जो भी नोटिफिकेशन आता है, बेल आइकन ऑन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के पास, लाइक कीजिए। और ये एक तरह से लाइक करेंगे तो हमको एक उत्साह मिलती है वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो उम्मीद है आप सभी से कि यही करेंगे। थैंक यू। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। तो जैसा कि आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम पहले एक डिटेल चर्चा कर लेते हैं। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दर्पण व इससे संबंधित परिभाषाएं। पहली चीज ये पढ़ेंगे। सेकेंड चीज जो होगी वो दर्पण से जो बनने वाला, दर्पण से किरण आरेख खींचने के नियम, किरण आरेख खींचने के नियम, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो थर्ड बात है वो ये है कि दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। दर्पण से प्रतिबिंब के बनने में हम दो तरह के प्रतिबिंब पढ़ेंगे। एक होगा हमारा आभासी और दूसरा होगा वास्तविक। आभासी पहला होगा, दूसरा होगा वास्तविक। चलिए वन बाय वन हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण व इससे संबंधित परिभाषाएं। जैसे कि दर्पण के बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है कि दो तरह के दर्पण होते हैं। मैं यहाँ पे भी रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार। दर्पण दो तरह के होते हैं। मैंने एक कांच का गोला लिया था, उसको मैंने काट दिया था। ये थोड़ा गड़बड़ बन गया फिगर, तो मिटा देते हैं, फिर से देखते हैं। कांच के गोले को लेके मैंने बीच से काट के दो आकृतियां बनाई थी। इस तरह की कुछ आकृतियां थी और दोनों आकृतियों में मैंने दाईं तरफ जो है पॉलिश कर दिया था। इसके बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में बताई है बातें। तो दोनों तरफ पॉलिश किया था। इस तरह से हमारे पास दो दर्पण बन गया था। एक था उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल पे पॉलिश नहीं थी, और अवतल दर्पण में दबे हुए तल पे पॉलिश नहीं थी। तो दो दर्पण दर्पण हम लोगों ने लिया था। और फिर ये तो बात हो गई दर्पण की कि दो प्रकार का दर्पण हो गया जिसको गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का ही होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पॉलिश हमेशा और हमेशा, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉलिश की जाएगी दर्पण में वो हमेशा दाहिनी तरफ की जाएगी, और जो वस्तु रखा जाएगा वो चाहे दर्पण हो या फिर लेंस हो, हमेशा बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं कि दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, किसी एक दर्पण को हम ले लेंगे अभी, फिर सारी बातें करेंगे। तो किसी एक दर्पण को लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला दर्पण हम ले लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण है, इसके दबे हुए तल पे पॉलिश नहीं होगी, इसके पीछे साइड या फिर दाहिनी तरफ पॉलिश कर देते हैं हम।
ये हो गए पॉलिश, और ये हो गया हमारा दर्पण। इसके पीछे वाले पोर्शन पे पॉलिश कर दिए हैं। अब देखिए, जो इससे संबंधित परिभाषाएं हैं, इनसे संबंधित कुछ बिंदु हैं। जैसे कि सबसे पहले दर्पण का द्वारक, इसके कुछ बिंदु मैंने पुरानी वीडियोस में बताए हैं। अगर आप वो वीडियो देख आए हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, अदरवाइज देख लीजिए। दर्पण का द्वारक, सबसे पहले बात करते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो दर्पण के द्वारक के बारे में अगर बात करते हैं तो दर्पण क्या है, दर्पण शीशा नहीं होता, या फिर कांच, केवल कांच नहीं होता। कांच के एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं, ऐसा उसको बना देते हैं कि प्रकाश टकरा के उससे वापस आ सके, तो वो जो कंडीशन होगी वो होता है दर्पण। तो ये जो गोलीय दर्पण है, तो दर्पण का जो द्वारक होगा वो उतना तल कहा जाएगा। दर्पण का द्वारक केवल और केवल उतना तल होगा जितने तल से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जैसे कि ये एक हमारे पास है, ये एक दर्पण है। दर्पण मान लो इतना बड़ा दर्पण है। अब दर्पण में मैंने केवल यहीं तक पॉलिश कर रखा है, तो इसका दर्पण का द्वारक जो होगा वो कितना होगा, इतना। मतलब दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उस भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे कि ये M1 और M2 दर्पण का द्वारक हो गया। ओके, दर्पण का द्वारक ये हो गया M1 एंड M2। इसके बाद दर्पण का ध्रुव की बात करते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ध्रुव पोल होता है, पोल इंग्लिश में कहते हैं। तो जो दर्पण का द्वारक है, ठीक, अब हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। दर्पण का जो द्वारक है, उस दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु, फिलहाल दर्पण उसे ही कहा जाएगा जिस पे पॉलिश किया जाएगा। तो हम दर्पण का द्वारक ना कह के दर्पण भी अगर कह देते हैं तो कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। हम कह सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप लोग, मैं डिफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, कि जो दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि जो दर्पण है हमारे पास, ये कैसे बना था। दर्पण हमारे पास जो था है, ये एक कांच के गोले को काटा गया था, और फिर इस तरह से दो पोर्शन हमको मिला था, तो हमने इनके दाहिने तरफ पॉलिश किया और दर्पण बन गया था। तो देखिए यहाँ पर जो कहने की बात ये है कि जो दर्पण है, ये दर्पण पहले एक गोला था, राइट, एक गोले का भाग है। तो उस गोले का तो केंद्र रहा होगा, सिंपल सी बात है, और केंद्र से त्रिज्या भी रही होगी। तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का जो वक्रता केंद्र और त्रिज्या क्या है। जैसे कि ये जो गोला है, तो गोले का क्या रहा होगा, गोले का केंद्र और त्रिज्या रही होगी, सिंपल सी बात है, ठीक। तो गोले का केंद्र और त्रिज्या रही होगी। अब अगर यहां पर हम दर्पण के केंद्र और त्रिज्या की बात करें, तो ये दर्पण का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाएगा, और दर्पण की जो त्रिज्या होगी वो वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाएगी। हालांकि ये इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र और उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब कि इस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र, इस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कही जाएगी। तो इसका केंद्र मान लेते हैं यहां पर है, तो C हो गया इसका केंद्र, और C से लेकर P तक की दूरी को क्या कह देंगे हम, R, या फिर वक्रता त्रिज्या कह देंगे। तीसरी बात आती है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष P दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा होगी। दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कह देते हैं। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष x, ठीक है। ये बात हो गई मुख्य अक्ष की, इतनी सी बात हो गई है। अब इसमें जो भी टॉपिक्स बच रहे हैं उनके बारे में डिटेल चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इतनी बात हो गई अभी। अब इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें ये बताया जाएगा कि दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण की जो है कि प्रतिबिंब कैसे क्या होता है, और ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो वो हम इसके जो सेकंड वाला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसको समझेंगे।
जैसे कि जो टॉपिक पढ़ने वाला है उसमें क्या था, दर्पण से किरण आरेख खींचने के नियम। तो दर्पण से जो किरण आरेख खींचने का नियम है इसको देखते हैं आगे। दर्पण से किरण आरेख खींचने के नियम देखिए, दर्पण से जो किरण आरेख खींचने का नियम है तो हमारे पास टोटल 3 नियम होंगे। दर्पण से किरण आरेख खींचने का नियम 3 नियम होंगे। हम लेंगे सिंपली अवतल दर्पण ही लेंगे। अवतल दर्पण ले रहे हैं, ये हमारे पास है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दाहिने तरफ पॉलिश कर देंगे तो हमें एक ये दर्पण प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम M1 M2 जो भी चीज़ें हमें पता है उसको लिख देते हैं, M1 M2 पता कर लेते हैं। और यहाँ पर P हमको पता है कि यहाँ पर P रहेगा, यहाँ पर C रहेगा और C और P से होकर एक रेखा जाएगी। इतनी बात क्लियर है। P और C से होकर एक रेखा जाएगी जिसको मुख्य अक्ष कहेंगे। अब जो नियम है उनके बारे में चलते हैं, देखते हैं। जो फर्स्ट नियम है वो कहता है कि मुख्य अक्ष, ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष कौन है? मुख्य अक्ष ये है, ठीक है। मुख्य अक्ष, सॉरी, मुख्य अक्ष कौन है? मुख्य अक्ष ये है, ठीक। मुख्य अक्ष ये है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से होकर जाती है। मुख्य अक्ष से होकर जाती है, मुख्य अक्ष को काटकर जाती है, ठीक। इसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष से प्रकाश किरण समांतर जा रही है। समांतर का मतलब क्या होता है, जैसे ये प्रकाश, जैसे कि ये मुख्य अक्ष है ना, जिस प्रकार से है तो उसी डायरेक्शन में जो प्रकाश किरण वो भी जाएगी। तो अब प्रकाश किरण ये जा रही है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद यहाँ से उस पर पॉलिश है तो उस पर प्रकाश किरण जा नहीं पाएगी, तो परावर्तित तो होकर कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष से होकर जाती है, ठीक है। सी है कहीं पे हमारा ये, तो मुख्य अक्ष से होकर जाती है, मुख्य अक्ष से होकर जाती है। ये हो गया नियम हमारा पहला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक डिफिनीशन आपको और मिलेगी। मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, जिस बिंदु पर काटेगी उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं, ठीक। उसे फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष को ये जो इसकी परिभाषा देखिए, मुख्य फोकस की अगर कोई परिभाषा पूछता है तो कैसे कहेंगे इसके लिए, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को ही फोकस कह देते हैं। यहाँ से आपको 2 चीजें क्लियर हुई। पहली बात तो नियम का पता चल गया कि नियम क्या है, कि अगर नियम ये है कि अगर समांतर आएगी प्रकाश किरण तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण सदैव और सदैव फोकस से होकर जाएगी, पहली, ये तो नियम हो गया। और जो कॉन्सेप्ट हमको मिला वो ये है कि अगर समांतर किरण आ रही है तो वो जहाँ पे काटेगी मुख्य अक्ष को वहीं पे फोकस बन जाना है। 2 बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है, देखो मैंने प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में मैंने बताया था। प्रकाश की उत्क्रमणीयता ये कहती है कि जिस डायरेक्शन से प्रकाश किरण को भेजा जा रहा है और वो परावर्तित होकर जिस डायरेक्शन से जा रही है, अगर उसी परावर्तन वाले रास्ते से प्रकाश किरण को भेजा जाए तो जिधर से आई थी ना ऐसे ही फिर वापस चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने इसके पिछले वाली वीडियो में उत्क्रमणीय के बारे में अच्छे से मैंने बता दिया, नहीं देखे तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा नियम क्या है, जैसे कि मैंने फर्स्ट में ये कहा, इसको ऐसे सिंपली भी हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने ये कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को फोकस पर काटती है या फिर फोकस से होकर जाती है, ठीक।
समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो दूसरा नियम कहता है इसी का जस्ट अपोजिट है कि दर्पण के गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तित कहाँ से होगी, दर्पण से, तो लिखने की जरूरत नहीं है, परावर्तन खाली लिख लो, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसके बारे में हम देखते हैं इधर, ठीक है, ये इसको समझते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखिए फिगर में बना दे रहा हूँ फिर से, फिगर उल्टा सीधा बन रहा है भाई, ठीक है, ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण तो है ठीक, यहाँ पर हो गया P, ये भी ठीक, यहाँ पर हो गया C, ये भी ठीक, ये है मुख्य अक्ष, ये भी ठीक, ये मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये पूरा, ये वक्रता केंद्र, ये P है, ठीक है। अब हमको चूंकि पता है पहले से कि F कहाँ है, F यहाँ पे है, मैंने इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पे जो F होता है जैसे कि R क्या है, वो C से लेकर P तक की दूरी R है। जैसे कि यहाँ पे वृत्त की बात मैंने की थी, जिस कांच को लिया गया था, तो कांच का जो केंद्र था, केंद्र से परिधि तक की दूरी ही तो त्रिज्या होती है, तो ये है क्या, ये वाला जो केंद्र है वही तो है ये, और ये परिधि क्या है, ये परिधि से ही तो दर्पण बना है, तो केंद्र से परिधि ये R हो गया, ठीक। तो जो F होता है, जो फोकस दूरी होगी, वो हमेशा R की आधी होती है, ये कन्फर्म याद रखिएगा ये चीज़। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल चर्चा करूंगा, यहाँ पे खाली इतना याद रखिए आप कि जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधे पे ही होगी, मतलब बीचों बीच में होगी। तो F कहाँ पे है, यहाँ पे है, और हमने इससे पहले अभी फिगर जो बनाया था उसमें भी F यहाँ सूखे जा रहा था, ठीक। तो अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि गोलीय दर्पण के फोकस से अगर होकर जाती प्रकाश किरण, मतलब प्रकाश किरण को अगर हम ऐसे भेज दें फोकस से होकर ऐसे, तो यहाँ से परावर्तित होने के बाद पता है क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष ये है, तो मुख्य अक्ष ये है, तो मुख्य अक्ष के समांतर होने का मतलब क्या है, ये सीध में है तो ये भी सीध में ही हो, ऐसे इसी के सीध में हो जाना है इसको। तो सेकेंड वाला रूल समझ में आ गया कि अगर फोकस से होकर जाएगी प्रकाश किरण तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये हो गया सेकेंड रूल। अब हम थर्ड रूल के बारे में बात करते हैं। देखिए जो थर्ड वाला रूल है इसके बारे में समझते हैं अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, देखिए ये बेसिक फिगर है, इसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए कैसे बनता है। यहाँ से M1 M2 है, ये दर्पण का द्वारक, यहाँ पे P है और यहाँ पे कहीं C होगा, ठीक। तो P और C से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो दर्पण, तीसरा नियम है क्या, तीसरा नियम ये कहता है कि अगर, तीसरा नियम कहता है कि ये जो किरण है प्रकाश किरण, इसको ध्यान से समझिएगा, प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, समझना इसको, होकर जाती है, तो जिस रास्ते से जाएगी, जिस मार्ग से जाती है, मार्ग से जाती है उसी से वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। सिंपल सी बात है, इसको समझते हैं। जैसे कि ये सी है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए एफ था, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर समांतर जाएगी तो एफ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी तो समांतर हो जाएगी। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर प्रकाश किरण को तुम कहाँ से भेज रहे हो, वक्रता केंद्र से अगर भेज रहे हो, अगर प्रकाश किरण, ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इसको ध्यान से याद रखिएगा, सीधा जाएगा भाई ऐसे, ठीक है। अगर तुम इसको वक्रता केंद्र से भेज रहे हो तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण
जैसे से आ रही ना वैसे ही वापस आ जाएगी। और सब में क्या होता था, किसी में समांतर हो जाती थी, किसी में इधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस आ जाती है। थर्ड लॉ कहता है। और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी की मदद से हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक क्या है हमारा? जो आगे का टॉपिक है वो है दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई? हाँ, देखते हैं। तो हम ले रहे हैं एक दर्पण। दर्पण है कि क्या बन गया, मान लो दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में और जो भी चीज़ें हैं उसको अपन अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा P, ये M1 होगा और ये M2 होगा। एक मिनट, हम ब्लैक पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट पता चलेगा थोड़ा। ठीक है, ये M1 M2 ये P हो गया। ठीक, ये P है, ये M1 है, ये M2 है और यहीं पे कहीं C है और यहाँ पे F है। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, दर्पण का प्रतिबिंब का बनना, इसका भी एक अलग सा मैटर है। इसकी भी परिभाषा हमें पता है। इसमें ये कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के, परिभाषा क्या है देखिए, प्रतिबिंब की परिभाषा बता रहा हूँ मैं। इसके पहले वीडियो में मैंने प्रतिबिंब की जब बात आई थी तो मैंने कहा था कि प्रतिबिंब की बात हम आगे करेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर अच्छे से करेंगे। प्रतिबिंब बनता कैसे है, प्रतिबिंब क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, और इसकी डिफिनीशन से ही पता चल जाएगी कि कैसे बनता है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ध्यान से समझना है, वाह। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, वाह। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, जाने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वहां प्रतिबिंब बनता है, वहां प्रतिबिंब बनता है। और बनने वाली जो आकृति होगी, बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब कहलाएगी। ठीक, इतनी बात है। अब इसको हम स्पष्ट तौर पे देखते हैं। हमारे पास ये अवतल दर्पण है और मैंने यहाँ पर दो बात कही है कि या तो मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दो तरह का प्रतिबिंब होगा। एक होगा जो सच में बनेगा और एक होगा जो बनेगा नहीं, जो आभास होगा। ठीक, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण और जो जो शर्तें इन्होंने कहा है उसके बारे में देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर भी ले जाओ भाई एक प्रकाश किरण। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। अब हमने अभी पीछे नियम में हमने आपको बताया है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरण तो वो फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अरे ये बीच में आ गया, ठीक, इसको मिटा देते हैं, सी को। ठीक है, ये हट गया, ठीक, ये हट गया। हाँ सी भाई इधर आ जा। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरण तो फोकस से होके जाएगी। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण। दूसरे में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, यहाँ वक्रता केंद्र मान लो, तो वो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। हालांकि इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा, ये मान लो वस्तु है। ठीक, अब इसके बारे में बात करेंगे।
इन्होंने ये कहा है कि मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर वाली प्रकाश किरण और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होंगे ना, उसके बाद परावर्तित होकर ये यहाँ से आई और ये परावर्तित होकर वहीं चली गई। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे मिलती हैं वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। मतलब कहाँ पे मिली? यहाँ पे। और बना क्या? प्रतिबिंब बन गया भाई। और प्रतिबिंब बना, इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। और क्या? इसी को क्या कह देंगे? इमेज। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने जो यहाँ पे दो बातें की है कि एक है जो वास्तव में मिलती है और एक होती है जो प्रतीत होती है। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि एग्जैक्टली मिल रही है, ठीक। अब अगर इसी जगह पर मैं बात कर लूँ उत्तल दर्पण की, ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इस पहली बार बात हो रही है भाई, देख लो इसको। ये M1 है और ये M2 है, ठीक। दर्पण का द्वारा सेम चीज है। ये P है, इधर इधर, ठीक। हम पॉलिश किधर है? दाहिने तरफ। वस्तु किधर रखी जाएगी? बाईं तरफ। मैंने बोल दिया इसको पहले ही, वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक। वस्तु यहाँ पर रखी है। अब इसको देखो, समांतर जाने वाली प्रकाश किरण समांतर भेज दिया मैंने। अब देखो इस पार प्रकाश किरण नहीं जा सकती, दर्पण के इस पार जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पास इधर पॉलिश है। प्रकाश किरण इस पार नहीं जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहाँ? ऊपर को। देखो इसका तल झुकाव वाला था, तो ये प्रकाश किरण को अंदर भेज देती थी, ठीक। अब इसका तल कैसा है? इसका तल है उभरा हुआ, तो ये प्रकाश किरण को बाहर की ओर भेज देगी। हालांकि रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस बाहर थोड़े जाके बनेगा, फोकस तो इसी मुख्य अक्ष पे होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको पीछे ऐसे हम मिला देंगे। जो ये किरण है ना, इसी को पीछे मिला देंगे। मान लेंगे कि भाई तू नहीं आया तो इधर तेरा फोकस बन गया, कोई बात नहीं, तू ना इधर, ठीक है। तो अब और सी तो यहाँ पे होगा ही, ये तो कंफर्म है, ठीक। अब हाँ, इसका सी इधर क्यों होगा? क्योंकि जब हमने कांच लिया था, तो कांच में जो इधर वाला तल था, इधर वाला तल, इधर वाले तल को तो मैंने अवतल बनाया, ठीक। अब केंद्र इसका कहाँ है? यहाँ पे है केंद्र। तो इधर वाले तल के लिए जो केंद्र होगा इस तरफ होगा। देखो इधर वाले तल के लिए केंद्र कहाँ है? यहाँ है। और इधर वाले तल के लिए केंद्र किधर होगा? इस तरफ होगा। मतलब कि इधर वाले तल के लिए दाहिने तरफ केंद्र और इस वाले तल के लिए बाईं तरफ केंद्र। तो इधर वाले तल के लिए दाहिने तरफ केंद्र हो गया, ठीक। अब दूसरा नियम क्या, इसी में आगे क्या कहते हैं कि ये तो समांतर प्रकाश किरण हो गई, और और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने प्रकाश किरण। अब हमने यहाँ से शौक में भेज दिया भाई, प्रकाश किरण जाएगी कहाँ से? किसके सीध में भेजा? वक्रता केंद्र के सीध में भेजा। लेकिन वक्रता केंद्र में सीध में भेजा तो, लेकिन बाद में यहाँ से प्रकाश किरण जैसे टकराई फिर वापस हो गई, उस पर नहीं जानी है। लेकिन हमने क्या किया? इसको मिला देंगे, हम आगे मिला देते हैं ऐसे, ठीक। इसको ऐसे मिला देते हैं। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण और वक्रता केंद्र के सीध में जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वही बनता है प्रतिबिंब। ये देखो बन गया प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब वास्तव में तो बना नहीं है, ये प्रतिबिंब आभास हो रहा है। तो ये प्रतिबिंब हो गया आभासी प्रतिबिंब और ये प्रतिबिंब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा और अवतल और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। इसके बारे में हम स्पष्ट बात आगे चल के करेंगे कि किसमें, किस स्थिति में कौन सा प्रतिबिंब कितना छोटा, कैसा क्या बनता है। अब इसमें जो एक बात समझ में, आई थिंक आप लोगों ने क्या समझा उसके बारे में वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। जब मैंने ये बात की थी कि प्रकाश किरण ये वस्तु है और प्रकाश किरण यहाँ से चल रही है, तो क्या लगा आपको कि यहाँ से कोई टार्च जलाई जा रही है क्या? यहाँ से टार्च जल रही है कि यहाँ से रोशनी इधर जा रही है? उसी को समझना है, ध्यान से देखना। अब ये वस्तु मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में, लेक्चर में मैंने बताया था कि वस्तु हमको दिखती कैसे। मैंने कहा ये वस्तु रखी है ओ डैश, कोई वस्तु और एक ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी है, ठीक है। ओ डैश एक वस्तु रखी है। अब यहाँ पे अंधेरा अगर होगा, यहाँ पे दर्पण रखा है, सिंपल सी बात है। शीशा, घरों में जो यूज होता है शीशा वही है जिसमें शकल दिखता है, ये वही है। अब शीशे के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाएगी, एक हम नॉर्मल शीशा लेते हैं, ये मान लो शीशा है, दर्पण है, ठीक, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में के सामने मैंने कोई वस्तु रखी और वस्तु अंधेरे में है, तो वस्तु दिखेगी शीशे में क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगी। अगर वस्तु की पर उजाला कर दिया जाए तो वस्तु दिखेगी क्या? ऑफ कोर्स दिखेगी। कब दिखती है? क्योंकि जो प्रकाश किरण है ना, वो वस्तु से आगे टकराती है और जाके प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? शीशे पे, तब दिखती है। सेम चीज यहाँ पे है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ
दर्पण पे कब बन रहा है भाई? वस्तु जो है वो प्रतिबिंब कब बन रहा है? जब प्रकाश किरण यहां से आके टकराती है इससे, और इससे टकराने के बाद फिर इधर जाती हैं और दर्पण से टकरा के यहाँ प्रतिबिंब बनाती है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक? इतनी सी बात है। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है, और एक एक जानकारी में छोटी छोटी चीज़ें सारी चीज़ बताते हुए चलूँगा। और हाँ, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर कन्फर्म कर दूँगा उसको फिर से, ठीक है? तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात हो गई कि जो दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, और प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ये था हमारा वास्तव में बन रहा था तो ये वास्तविक प्रतिबिंब, और ये आभास हो रहा था तो आभासी प्रतिबिंब, ठीक है? अब इतनी बात हो गई। अब इसके बारे में हम और आगे अगला टॉपिक हमारा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो पीछे हमने कुछ डिफिनेशंस पढ़ी हैं उसी डिफिनेशंस में हम थोड़ा आगे बताते हैं आपको। देखिए, इन सारी चीज़ों को जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये फोकस के बारे में, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और फोकस तल। जो फोकस तल, ये तीन चीज़ें हैं। फोकस तल, देखिए इन चीज़ों को मैं चाहता तो पीछे जब मैं दर्पण से संबंधित परिभाषा बता रहा था तो उसमें बता देता, लेकिन मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आता कि फोकस होता क्या है, फोकस बनता कैसे है। अब फोकस, मुख्य फोकस में यहाँ पे बताऊंगा तो आपको पीछे वाली बात याद आनी चाहिए कि जब मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी दर्पण है, ठीक, ये मान लो एक दर्पण है, दर्पण है, अब दर्पण का जो है M1 और M2, और ये क्या हो गया P हो गया, और ये क्या हो गया C हो गया, और ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक। अब मुख्य फोकस क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे काटती है मुख्य अक्ष को, वहीं बनता है फोकस, ठीक। अब दूसरी प्रकाश किरण भी भेज दो तो ये कहाँ जाके काटेगी? ये मतलब आप देखिए एक चीज, आप यहाँ से अगर 1,00,000 प्रकाश किरण भेजोगे ना तो वो जाके इसी से होके जाएगी, ये सर्टेन है। ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से भेज दीजिए प्रकाश किरणें, वो जाके इसको यहीं पर काटेंगे, ठीक। अब देखिए फोकस दूरी क्या है। अच्छा, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, अभी इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिलहाल देख लो यहाँ से P से लेकर यहाँ F जहाँ बन रहा है, फोकस बन रहा है, P से लेकर, ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इतनी बात। और देखो फोकस तल क्या होता है? फोकस से होकर जाने वाला काल्पनिक रेखा, फोकस से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा F1 F2 मान लो इसको, को हम फोकस तल कहते हैं। इतनी बात हो गई, ठीक। अब एक हम आगे बात करते हैं। जितनी बातें मैंने अभी की हैं उन सबको अब हम एक फिगर में बताते हैं आपको, एक फिगर में समझते हैं। देखिए हम लेते हैं एक अवतल दर्पण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरी बातें कंफर्म हो जाएंगी अभी तक जो मैंने पढ़ा है। एक अवतल दर्पण लेते हैं, ये अवतल दर्पण है, इसके पीछे साइड पॉलिश कर दीजिए। देखिए भैया ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंदी है, तो एक लेक्चर में नहीं ख़त्म हुआ है, दूसरा लेक्चर ये चल रहा है, तो इसमें भी ख़त्म नहीं होगा ये, ठीक। तो अगला लेक्चर दिया जाएगा तो उसमें ये टॉपिक कोई बात नहीं, एक में नहीं ख़त्म होता, दो में नहीं ख़त्म होता, जितने लेक्चर में ख़त्म होगा उतने लेक्चर पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये है M1 और ये M2, ये बताने की ज़रूरत नहीं है M1 M2 क्या है, पीछे से हम लोग पढ़ते आए हैं। ये है P, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कहीं होगा C, ठीक है, और C और P से एक रेखा खींची जाएगी, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, ये भी हमको पता है। हम चाहें तो यहाँ F लिख सकते हैं क्योंकि हमने बताया है कि यहाँ से लेकर C, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता त्रिज्या R है और त्रिज्या के बीच में ही होता है F, ये मैंने बताया। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम एक यहाँ पे ले लेते हैं वस्तु, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु ले लेते हैं, ये मान लो O डैश कोई ऑब्जेक्ट है। अब वस्तु से प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आई, बस से आ रही है, मतलब ये इस पे आगे प्रकाश किरण टकरे होगी फिर इधर आ रही है, ठीक। अब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, देखिए, तो फोकस से होके जाएगी, दिस इज कंफर्म, ठीक है, ये कंफर्म हुआ। अब यहाँ पर बना हमारा F। अब दूसरा देखिए, दूसरी प्रकाश किरण आएगी
वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जैसे जाती है वैसे वापस आ जाती है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो प्रतिबिंब बन गया हमारा यहाँ पर, ठीक। अब ये हालांकि यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, देख ही लेते हैं। अच्छा, जैसे कि देखिए ये क्या मुख्य अक्ष है। अब अगर प्रतिबिंब वस्तु ऊपर रखी है, ठीक, वस्तु ऊपर रखी है, अगर प्रतिबिंब भी ऊपर बनता तो प्रतिबिंब सीधा था, लेकिन प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। और देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। इसके बारे में एक अलग सा टॉपिक आएगा, ठीक है, जब हम ये पढ़ेंगे कि विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनना, या फिर कह सकते हैं प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियां, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये बताने का उद्देश्य है मेरा कि इसमें जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पीछे कवर किए उनको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये F हो गया, ये C हो गया, यहाँ पर I इमेज है ये, ठीक। यहाँ पे इमेज बन गया हमारा, और ये वस्तु O रखी है, ठीक। अब यहाँ पे P है, ध्यान से देखिएगा, ये P है, और यहाँ पर हम लोग P क्या है? ध्रुव है। M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक क्या है? F क्या है? फोकस है। C क्या है? वक्रता केंद्र है। O क्या है? वस्तु, और I क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक है। इतनी बात है। अब यहाँ पर एक बात आती है ना, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, ये फलाना धमाका, ये सब है क्या? तो एक चीज आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, ठीक, एक चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश समझेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर इसको हम ओरिजिन माने, इसको हम केंद्र माने, तो इससे अगर हम दाहिनी तरफ जाएंगे इधर, तो इधर की सारी दूरी, इधर जाएंगे तो पूरा प्लस में होगा, ठीक। ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा, अगर बाएं जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ओरिजिन है वो P है, और सारी दूरियां P से ही मापी जाएंगी। तो F क्या है? F है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी है ये, और फोकस दूरी P से लेकर F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। I कहाँ बन रहा है? और फोकस दूरी यहाँ पे क्या है? P से बाईं ओर है ना, तो फोकस दूरी क्या है? माइनस। ये अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण में ये जो दूरी है फोकस दूरी, वो कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई, ठीक। और फोकस दूरी है क्या? P से लेकर, दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I, लेकिन किधर बन रहा है? P के बाईं ओर। तो P से लेकर I तक की दूरी, या फिर दर्पण के ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। V से, स्मॉल v से प्रदर्शित करेंगे, इसको प्रतिबिंब कहेंगे। और स्मॉल v भी कैसा है? प्रतिबिंब होता है, ठीक। स्मॉल v भी कैसा है? जो प्रतिबिंब दूरी, ये भी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि बाईं ओर है। अब देखिए प्रतिबिंब, ये बात होगी। अब C की बात करते हैं। वक्रता केंद्र किधर है? वक्रता केंद्र की तो बात तो नहीं हो रही है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? P से लेकर दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, दर्पण के वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? R से। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? R। और R भी यहाँ क्या है? नेगेटिव, ठीक। R भी क्या है? नेगेटिव। और O क्या है? P से लेकर O तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। तो वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं, और U भी क्या है? नेगेटिव। इतनी पूरी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं, आई थिंक, ठीक। ये तो बात हो गई कि एक जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये सारी चीज़ें किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, और कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। और एक बात देख लीजिए, ये क्या है? ये है वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को ये सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक। वस्तु की लंबाई को हम O से लिखेंगे। और देखिए हमने ओरिजिन कहाँ माना? यहाँ पे है ना ओरिजिन, इसके सीध में है ना, इसके सीध में हो ऐसे, ये ओरिजिन। तो इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो O क्या होगा हमारा? प्लस में होगा। मतलब वस्तु की लंबाई किस में है? प्लस में है, ठीक। उसके बाद में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इस ओरिजिन से नीचे बन रहा है। तो प्रतिबिंब देखो, इधर से जब हम नीचे आएंगे तो चीजें माइनस में होंगी। प्रतिबिंब ये है क्या? ये प्रतिबिंब की लंबाई है, और वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से प्रदर्शित करते हैं, और I कैसा है? नेगेटिव है।
ये प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी P से I तक, ये तो कंफर्म है, P से I तक प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, ये लंबाई है, इसको हम आई डैश भी कह सकते हैं, ठीक, आई डैश, ये आई डैश जो है ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चला कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो वैल्यूज होती हैं एफ वी आर यू आई, सब कुछ नेगेटिव होता है, सिवाय किसके, केवल और केवल वस्तु की लंबाई ही पॉजिटिव होगी और सारी चीज़ें होंगी नेगेटिव में। अगर हम इसी लगे हाथ एक चीज़ और देख लेते हैं, उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण आप लोग जो है, मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आप लोग खुद इसको कीजिएगा। फिगर भी आप लोग खुद बना सकते थे। ये P है, ये C है, यहाँ पे F है, समांतर यहाँ पे वस्तु है, जिसे पीछे बनाया गया उसी तरह से समांतर आने वाली प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित होकर ऊपर चली जाएगी, इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ F पे आके मिलेगी, और एक प्रकाश किरण जाके C से भेजने की कोशिश करेंगे तो C से भी नहीं जाएगी, तो ये आके ऐसे मिल जाएगी, ठीक। और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन गया, और यहाँ पे हमारा O डैश O रखा है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे F है, और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे है I, ठीक। बस और कुछ नहीं है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या प्लस में है क्या माइनस में है, इतना आपका होमवर्क है। ओके ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही, और आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। और मज़ा आ रहा है तो शेयर कीजिए जो है वीडियो को बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास, सबके पास शेयर कीजिए, और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि कोई अगर नई अपडेट आती है तो आपको नोटिफाई किया जा सके, यूट्यूब आपको नोटिफाई कर दे। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तब तक आप लोग का अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, और टेस्ट सीरीज़ भी करवाई जाएंगी आपकी, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में होता है ना, वैसे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वैसे एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी, मस्त से एकदम तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए, बस खाली हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आपको इस पे जो है अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस मिलती रहेंगी, जैसे कि अभी तो इसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक, फिजिक्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ये एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आप आराम से बढ़िया देखते रहिएगा, डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी, डे बाय डे जो है वीडियोस आती रहेंगी, ठीक। ये फिजिक्स की हो गई, उसके बाद केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, बायोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, पूरी वीडियो, पूरा जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और एक खास बात इसमें मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो 30% लेस वाली बात है, 30% लेस आप लोग खुद से कीजिएगा, अगर नहीं पता तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि 30% क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बायोलॉजी वाली बात होगी, साइंस की बात होगी, साइंस के बाद हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स की भी क्लास आपकी चलेगी। मैं कोशिश करूँगा NCERT पूरी सॉल्व कर दूँ, पूरी एक्सरसाइज जितनी भी हैं उनको सॉल्व करके मैं इस पे वीडियो अपलोड कर दूँ। और मैं अलग अलग पब्लिकेशन से नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हज़ारों पब्लिकेशंस चलती हैं, तो सब पब्लिकेशंस इस पे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं NCERT जो कॉमन है, जो इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, मैं उससे पढ़ा दूंगा, ठीक है। और यही अच्छी बुक होती है, सबसे अच्छी बुक होती है NCERT। तो NCERT टफेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छी की बात कर रहा हूँ। टफ बुक तो तमाम हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है वो NCERT से होती है, ठीक है। हम दुनिया भर के सवाल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, बस वो ऐसे सवाल पढ़ने हैं, ऐसे जो जिस टाइप के सवाल हमें यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, बस। तो मैथ्स की बात हो गई, उसके बाद इंग्लिश मैं रेगुलरली दे ही रहा हूँ, इंग्लिश में भी आपको ग्रामर की पूरी बात हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा रीडर भी आपको मिल जाए, और हिंदी और सोशल स्टडी, अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा सोशल स्टडी का, मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपके सोशल स्टडी भी जो डाउट है उसको भी क्लियर कर दिया जाए, उस पर वीडियो आपकी बन जाएगी, ठीक है। और जो आपके 12th वाले सहपाठी हैं, 12th में जो हैं, उनको भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, अपने चैनल के बारे में, कि उनकी भी सेम चीज़ है, उनके साथ भी यही होना है। तो बस जल्दी से हम लोग सिलेबस ख़त्म करके और एक्सरसाइज करते हैं, और ये हर लेशन के बाद एक टॉपिकल एक्सरसाइज होगी, कि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, और वो जो एक्सरसाइज होगी वो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं कराने की कोशिश करूँगा जिस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों से करवाइए, और अपनी फैमिली बढ़ाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।